मक्का पैक्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है और अगर यह खबर सच है और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इजराइल का जो डोमिनेंस बनाने का ख्वाब है, जो यूएई और इंडिया और साइप्रस को साथ में लेकर डोमिनेंस बनाने का जो प्लान था, तो वो प्लान तकरीबन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आसिम मुनीर गए हुए हैं ईरान जो वो गए हैं वो इस बात के लिए गए हों कि ईरान से डिस्कस किया जाए कि क्या वो इस समझौते में शामिल होगा, और अगर वो इस समझौते में शामिल होगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी, क्या उसको मिलेगा और क्या देना पड़ेगा। ये बहुत मुमकिन है कि एक मीडिएटर के तौर पर आसिम मुनीर वहां गए हों ईरान से बात करने के। ईरान की जो संसद है, ईरान की जो सीनेट है, उसकी जो समाचार एजेंसी है, उसकी जो न्यूज एजेंसी है खाने मिलत, उसके प्रमुख हैं मेहदी रहीमी। उन्होंने कहा है कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और इस पर सोच विचार हो रहा है, इस पर अभी बात चल रही। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मक्का समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ है। सऊदी अरबिया के बारे में अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया के ठीक बगल में है यूएई, और यूएई के इजराइल के साथ कैसे रिश्ते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यमन के भीतर सऊदी अरबिया सपोर्टेड जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर मिलिशिया को पैसे दिए थे और तैयार किया था, वो सऊदी अरबिया के लिए खतरे की घंटी थी कि इजराइल अगर इतने पड़ोस में आ जाएगा तो कल को हमारे ऊपर हमला करना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। उसने सबसे पहले यमन से उस खतरे को खत्म किया, जो मिलिशिया थी उसको खत्म किया, और उसके बाद सीरियसली उसने सोचना शुरू किया कि इजराइल अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हमें बचने के लिए क्या मिलेगा, उसका सामना करने के लिए कौन हमारे साथ खड़ा होगा। यूएई खड़ा नहीं होगा, बाकी अरब मुल्कों का कोई मामला ही नहीं है, उनके खड़े ना खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खड़े भी नहीं होंगे। तो उसको दिखाई दिया तुर्की, और साथ में उसको दिखाई दिया कि एटॉमिक पावर अगर हमारे पास होगी तो इजराइल की हिम्मत नहीं होगी हमला करने की। तो पाकिस्तान से समझौता किया और साथ में तुर्की से समझौता किया। इजराइल जहां पर अगली लड़ाई का प्लान कर रहा था, कई लोग इजराइल के अंदर यह बात कह चुके थे कि तुर्की इज द नेक्स्ट ईरान, यानी ईरान के बाद हम तुर्की पर अटैक करेंगे। तुर्की नाटो कंट्री है, लेकिन उसको मालूम था कि नाटो कंट्री होने के बावजूद अमेरिका सारी दोस्ती दिखाएगा लेकिन जंग में साथ देने नहीं आएगा। इसलिए उसने भी ईरान वार के दौरान ईरान पर हमला नहीं किया, कुर्दों को ईरान में हमला करने के लिए छूट नहीं दी और अपनी जमीन अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दिया ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो ईरान से दुश्मनी नहीं चाहता था। थोड़ी दुश्मनी तो ले ही चुका था सीरिया के मामले में, और उसको लगा था कि सीरिया से एक बार असद हट गया तो हमारी चलेगी। लेकिन हालत यह है कि इजराइल न केवल गोलन हाइट्स पर कब्जा कर चुका है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि उसने वहां के एक हवाई अड्डे पर हमला किया था, यह आरोप लगा के कि तुर्की की आर्मी वहां पर अपना बेस बनाने वाली है, जो बेकार का आरोप था। अब बताया जा रहा है कि इजराइल के मोसाद चीफ सीरिया गए हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन हमला तो हो चुका। तो तुर्की को मालूम था कि कभी भी इजराइल हमारे ऊपर हमला कर सकता है और ऐसे में ईरान की दोस्ती बहुत काम आएगी। इसलिए ईरान पर हमला करने की जगह उसने जंग से बाहर रहना चुना। तो तुर्की और सऊदी अरबिया की जो ये दोस्ती हुई या समझौता हुआ, पाकिस्तान जिसमें शामिल हुआ, ये सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ है। और हां, पाकिस्तान चूंकि शामिल हुआ है तो पाकिस्तान दो वजह से शामिल हुआ है। पहला तो यह कि सऊदी अरबिया से उसको पैसे रुपए मिल सकते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। तुर्की से उसको हथियार मिल सकता है, और दूसरा यह कि हिंदुस्तान से अगर कभी कोई लड़ाई होती है तो उस समय सऊदी अरबिया और तुर्की से उसको मदद मिल सकती है। तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे, और अपने अपने स्वार्थ होते हैं तभी कोई समझौता होता है। इंटरनेशनल समझौता तभी होता है जब दोनों पक्षों को कोई लाभ होता है। अब इसमें आपको पता है कि इजिप्ट को भी शामिल होना था, आखिरी टाइम पर यूएई की वजह से इजिप्ट शामिल नहीं हुआ। कल को शामिल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल सीसी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई है। अब ईरान को न्योता देने का मतलब यह है कि सीधे सीधे वो ईरान को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, ताकि ईरान की तरफ से अगर कोई खतरा हो तो वो खत्म हो जाए, पहली बात। और दूसरा यह कि सऊदी अरबिया हूथी से भी निश्चिंत रह सके। ईरान से समझौते का मतलब यह है कि हूथी और सऊदी अरबिया के बीच में भी कोई ना कोई समझौता कराया जाएगा, वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सऊदी अरबिया अगर ईरान के साथ इस समझौते में शामिल होता है तो उसके दोनों तरफ के बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, बाबल मंदेब भी सिक्योर हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज निकलना भी आसान हो जाएगा। अगर अभी की बात देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद रखा है,
और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए ईरान ने एक कानून बना दिया है, बाकायदा एक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है, और जिसमें यह कहा गया है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पैसे लिए जा सकते हैं और पैसे के बदले में उन जहाजों को सिक्योरिटी दी जा सकती है, आने जाने की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनका बीमा करवाया जा सकता है, उनकी सिक्योरिटी दी जा सकती है, और उनको उनके जहाजों में ईंधन चाहिए होता है वो ईंधन भी दिया जा सकता है, फ्यूल भी दिया जा सकता है। यानी हम आपको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, हर तरह की सुविधा आपको देंगे अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगे, बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसको अब एक कानूनी जामा पहना दिया गया है, लीगल फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अब आप सोचिए, अगर यह समझौता हो जाता है तो सऊदी अरब को इस फीस से छुट्टी मिल सकती है। सऊदी अरब से कहा जा सकता है कि तुम्हारे जहाजों से हम कोई फीस नहीं लेंगे, और बदले में सऊदी अरबिया ईरान की माली मदद भी कर सकता है, और सऊदी अरबिया के साथ ईरान के जो तिजारती रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। और अगर यह गठबंधन बन जाता है, अगर यह अलायंस बन जाता है जिसमें ईरान भी शामिल है, तो आप यह समझिए कि इजराइल की कभी हिम्मत नहीं होगी इनमें से किसी के ऊपर अटैक करने की। यह एक एटॉमिक पावर इसमें शामिल है, इसमें सऊदी अरबिया एक इकोनॉमिक पावर शामिल है, और एक मिलिट्री पावर शामिल है तुर्की। अब अगर उसमें ईरान की मिलिट्री पावर, जिसने अभी अमेरिका को मात दी है, वो भी शामिल हो जाती है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि यह बेहद मजबूत अलायंस होगा जिसको छेड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। इजराइल का जो डोमिनेंस बनाने का ख्वाब है, जो यूएई और इंडिया और साइप्रस को साथ में लेकर डोमिनेंस बनाने का जो प्लान था, न केवल मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि एशिया के बड़े हिस्से में अपना डोमिनेंस बनाने का जो प्लान था इजराइल का, अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो वो प्लान तकरीबन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह गजा के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, लेबनान के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, बाकी मुल्कों के लिए अच्छी खबर है ही। दिक्कतें कुछ जरूर होंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया के साथ ईरान की कोई पुरानी दोस्ती नहीं रही है। सऊदी अरबिया ईरान को अपने दुश्मन की तरह ही ट्रीट करता रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो ट्रंप का स्टैंड क्या होगा? क्या ट्रंप उसके बाद सऊदी अरबिया और पाकिस्तान को दुश्मन मुल्कों में शामिल कर देगा, तुर्की को दुश्मन मुल्कों में शामिल कर देगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तुर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का समझौता होता है तब तो ट्रंप उसका स्वागत करता है, ट्रंप उसको वेलकम करता है, कहता है अच्छा समझौता है ये। लेकिन क्या ईरान के शामिल होने पर भी ट्रंप ऐसी ही बात करेगा? कॉन्स्पिरेसी थीरीज की बात यह है कि क्या अमेरिका के कहने पर ईरान को न्योता भेजा गया है ताकि ईरान को पैसिफाई किया जा सके और समझौते की तरफ बढ़ा जा सके? ये वो चीजें हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते हैं। सवाल यहां बड़ा है कि क्या ईरान इसके अंदर शामिल होगा? अगर ईरान इसके अंदर शामिल होने की बात करता है तो आप समझिए कि मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। इजराइल के लिए बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, जिसमें कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जमीनें शामिल हैं, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज तो यह होगी कि ये सारे मिलकर सीरिया से इजराइल को बाहर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, गजा के अंदर जो गजा पीस प्लान है उसको लागू कराने की कोशिश करेंगे, और तीसरा, लेबनान पे कोई फाइनल सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें खत्म हो जाए। तो ये एक बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आगे देखना है ईरान इस पर कैसे रिएक्ट करता है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगाई, जब ये तीनों मुल्कों के अलायंस की खबर आई थी तो उन्होंने कहा था कि ईरान को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी उनके दिमाग में तब भी यह था कि ये जो अलायंस बना है ये ईरान के खिलाफ नहीं, इजराइल के खिलाफ बना है। तो अब इस रोशनी में वो खुद इसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, जाहिर है इसका फैसला
सुप्रीम लीडर करेंगे, लेकिन यह फैसला बहुत बड़ा फैसला होगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 24 अगस्त को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आसिम मुनीर गए हुए हैं ईरान। कहा यह जा रहा है कि ईरान जो वो गए हुए हैं वो एक बार फिर समझौते की कोशिश करने गए हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि ईरान जो वो गए हैं वो इस बात के लिए गए हों कि ईरान से डिस्कस किया जाए कि क्या वो इस समझौते में शामिल होगा, और अगर वो इस समझौते में शामिल होगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी, क्या उसको मिलेगा और क्या देना पड़ेगा। यह बहुत मुमकिन है कि एक मीडिएटर के तौर पर आसिम मुनीर वहां गए हों ईरान से बात करने के लिए। उधर ट्रंप को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के ऊपर बड़े सैंक्शन की घोषणा कर दी है। उसने कहा है कि अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कार्रवाई हम करेंगे, यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस और ज्यादा लगाएंगे, जिसका निशाना ईरान के साथ जो व्यापार करते हैं, तिजारत करते हैं, वो भी होंगे। उनकी कोशिश यह है कि ईरान के तिजारती रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाए और किसी भी मुल्क के साथ ईरान किसी भी तरह की तिजारत, किसी भी तरह का व्यापार न कर पाए। यह उनका ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जॉर्जिया बड़ा छोटा सा मुल्क है। जब सैंक्शन पिछले लगाए अमेरिका ने, तो जॉर्जिया ने कह दिया हम ये सैंक्शन नहीं मानेंगे। हमारा व्यापार होता है ईरान के साथ, हमारी चीजें आती हैं और जाती हैं और वो हम जारी रखेंगे, हम अमेरिका के सैंक्शन नहीं मानेंगे। एक और एग्जांपल दूं, कनाडा के साथ ये तमाशा कर रहे थे, कनाडा के ऊपर लगातार टैरिफ लगा रहे थे। कार्नी ने, जो कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने डील तोड़ दी और कहा कि अमेरिका के टैरिफ को डॉलर बाई डॉलर हम मैच करेंगे, यानी अमेरिका जितने टैरिफ लगाएगा उतने ही टैरिफ हम अमेरिका के ऊपर लगा देंगे। चाइना पहले ही कह चुका है कि हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते, रशिया इन सैंक्शंस को मानता नहीं है। कैस्पियन सी से रशिया और ईरान की तिजारत होती है, व्यापार होता है, चलता रहेगा। तो कितना भी कड़ा ये लगा दे प्रतिबंध, एक तो ईरान उससे झुकने वाला नहीं है और दूसरा उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान का तेल सस्ता है और बहुत सारे मुल्कों को सस्ते तेल की जरूरत है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल है और बहुत सारे मुल्कों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाज गुजारने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अमेरिका के ही कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ईरान के ऊपर इस तरह के किसी भी बैन का, इस तरह के किसी भी सैंक्शन का कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। ईरान की संसद के सीनेट के जो अध्यक्ष हैं गालिबाफ, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखी है, ट्विटर पर पोस्ट लिखी है और ट्रंप के ये जो नए बयान हैं, ये जो नए सैंक्शन हैं, उनका मजाक उड़ाया है। दरअसल आर्मी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने के सारे ख्वाब टूट चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उसको लग रहा है कि इकोनॉमिक बैन लगाकर, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर वो ईरान को झुका सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहा है कि 40 साल से ये सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान नहीं झुका, तो अब नए सैंक्शंस का उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने